हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। शरद कोहली सर के साथ जो पॉडकास्ट मैंने किया था पैसा बोलता है वाले चैनल पे, उस पॉडकास्ट के आज पार्ट 2 की बारी है। इसमें गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर तो चर्चा की ही गई है, लेकिन खास करके वो कौन से सेक्टर हैं जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, कोहली सर ने हमें ये भी बताया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं तो वो कौन से फंड्स हैं जो आपको बेहतर रिटर्न देंगे, ये भी पॉडकास्ट में आपको आज पता चलने वाला है। कुछ आप कहना चाहते हैं, आपकी निवेश की कोई स्ट्रैटेजी है, प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप गलत कर रहे हैं। फटाफट से पहले चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लंबे पॉडकास्ट को यहाँ हम छोटे पार्ट्स में आपके सामने लेकर के आते हैं और ये हमारी टीम की एक्स्ट्रा मेहनत है आप लोगों के लिए। तो कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब और दिखाती हूँ आपको आज के पॉडकास्ट का पार्ट 2। आप खुश इसलिए हैं क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर शायद जो लॉन्ग रन के लिए निवेश कर रहा है वो खुश हो सकता है गोल्ड के नीचे आने से, लेकिन फिर वही बात कि जो सटोरी हैं वो इससे ज़रूर दुखी होंगे। लेकिन आपने मुझे डाउन साइड कितना जाएगा वो तो एक मोटा मोटी अनुमान दे दिया कि 4000 है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जाएगा। हाँ, मैंने ये कहा कि जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत कहाँ तक जाएगी ये हम और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। राइट। ये एक व्यक्ति के मूड के ऊपर है, एक व्यक्ति के निर्णय के ऊपर है। उसने कल को वो नाकेबंदी हटा दी तो एकदम से ये वापस यहाँ से घूम भी सकता है। लेकिन अपसाइड वाला तो आपने 100% बोल के अपसाइड छोड़ वाले दिया का ना। लगभग तय है। कुछ तो अनुमान आप बताएं। वेल, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ शालिनी जो कि अपसाइड बात करता हूँ, जो आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, सोना 7 लाख, सोना 8 लाख, सोना 3 लाख। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और मैं पीरियड आपको जरूर बता सकता हूँ। मुझे लगता है 2 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि कितना, फिर वही बात आती है। मैं तो 100% अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ। 100% अपॉर्चुनिटी का मतलब है अगर आज 1.5 लाख पे खड़ा है तो आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कुछ भी जा सकता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब ये मात्र 80,000 टन बचा है धरती में और हर साल शालिनी 5,000 टन तो कम से कम इसका खनन हो रहा है। तो अब आप 80 को 5 से डिवाइड करते हैं, 15 साल से थोड़े फालतू आते हैं। तो 15 साल में ये खनन करते करते खत्म हो जाएगा। और हम तो गोल्ड स्टैंडर्ड आने की बात करें, आप सोचिए जब गोल्ड स्टैंडर्ड अगर वापस आ गया और उधर से सोना खत्म हो रहा है और उधर से डॉलर फेल हो रहा है, तो ये तो सोना छत फाड़ के बाहर निकल सकता है। क्योंकि अगर ये सारी बातें हो जाए, पर हम होता क्या है कि हम लोग जो उस टाइम परिस्थिति होती है उस परिस्थिति से हम अपना मन बना लेते हैं। हमारा मन ना उस हिसाब से मोल्ड हो जाता है। आज सोना डाउन है, कब लिया था, ये सब बातें हमारे दिमाग पर छा जाती हैं। हम भविष्य को नहीं, निवेश में उसी व्यक्ति ने कमाया है जो भविष्य को देख पाया है। तो ये बड़े काम की लाइन मुझे लगता है हमें मिल गई है। ये नोट करके रखना चाहिए कि निवेश में वही आदमी कमा पाया जो भविष्य को देख पाया है। अगर आप भविष्य मतलब अगर आपका दिमाग एक 6 महीने साल से ऊपर नहीं सोच पा रहा है तो आप फिर अच्छे निवेशक नहीं बन सकते। क्योंकि मैंने जितने लोगों को निवेश से अमीर बनते देखा है, और मैंने अपने मित्र का पहले आपके पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था, मैंने लंबे वक्त में उनको रखते हुए ही देखा है। एक और आप मुझे एग्जाम्पल पहले दे चुके हैं कि आपने सट्टेबाजी में किसी को भी हमेशा प्रॉफिट बनाते हुए नहीं देखा। ये मैं नहीं कहता। मैंने तो खैर आंखों से ऐसे एग्जाम्पल देखे, पर आप सेबी से पूछ लीजिए ना, मेरे से पूछने की क्या जरूरत है। आप सेबी का डेटा देख लीजिए। अच्छा, सेबी तो कहता है कि 85 से 90% लोग सट्टेबाजी में पैसा गवाते हैं। मैं कहता हूँ 100% गवाते हैं। अब आप पूछिए क्यों। 10% वो लोग कमाते हैं, शालिनी ध्यान दीजिएगा, जो सट्टेबाजी को बंद कर देते हैं, यानी कमाया और फिर दुकान बंद करके निकल गए। परंतु ये तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि वो तो आदत लगवा जाती है। जुआ किसी का ना हुआ, आपने जुआ खेला, आपको तो आदत पड़ गई, तो आपको इजी मनी की आदत पड़ गई, फिर वापस आप वहां आएंगे। बस वापस आए, वो कहता आ जाओ दे जाओ मुझे, वो सब आपका पैसा। मुझे लगता है सट्टेबाजी में शालिनी जो लगातार करते जा रहा है, 100 में से 100 लोग पैसा गवाएंगे। तो ट्रेडर मुझे लगता है खास कर इस बात को गौर से सुने। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं कि लॉन्ग रन में सोना बहुत अच्छा करने वाला है। क्या इसमें रोल रहेगा अमेरिका के 40 ट्रिलियन घाटे का भी, डेट का भी इसमें कोई रोल है? इसमें एक और चीज़ का रोल है, वो है दुनिया का बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट। अमेरिका का तो रोल हम बता ही चुके हैं। अमेरिका का तो मैं कहता हूं कि उनका सिर फिर गया है, बिल्कुल टोटली डॉलर का बेड़ा गर्क होने वाला है। अमेरिका अपनी कब्र खुद खोद रहा है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं। पर दुनिया भर का इस समय दुनिया के ऊपर शालिनी $310 ट्रिलियन का उधार है।
इसमें गवर्नमेंट डेट है, इसमें प्राइवेट डेट है, इसमें कॉरपोरेट डेट है। तीनों उधार को मिला के 310 ट्रिलियन का उधार है और दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो मात्र 110 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि 110 ट्रिलियन डॉलर दुनिया आपको और मुझे मिला के जो हम कमाते हैं वो 310 ट्रिलियन डॉलर दुनिया कमाती है। ये वर्ल्ड की जीडीपी 110 ट्रिलियन डॉलर क्षमा करें, उसके 3 गुना ज़्यादा उधार है। तो बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट, चलिए मैं आपको एक रिश्तेदारी बता देता हूँ जो सोने चांदी को इफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें थोड़ी हार्डकोर इकोनॉमिक्स है, पर क्योंकि पैसा बोलता है, चैनल है और यहाँ पर फाइनेंस का शौक रखने वाले लोग जुड़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या करता है कि देशों को उधार लेने के लिए मजबूर करता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है राजकोषीय घाटा, यानी कि एक देश की कमाई कम है और वो उसकी खर्च ज़्यादा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो अब बैलेंस कहाँ से पूरा होगा? और ज़्यादातर देश फिस्कल डेफिसिट में चलते हैं। बहुत कम देश दुनिया के शालिनी ऐसे हैं जो कि फिस्कल सरप्लस में होते हैं। लगभग लगाइए आप मोटे तौर पे पूरी दुनिया फिस्कल डेफिसिट पर चलती है। उसको अच्छा भी माना जाता है इकोनॉमी में, बहुत बुरा नहीं, एक लेवल तक अच्छा माना जाता है। अमेरिका जैसा हाल नहीं कि 130% आपका जीडीपी टू डेट रेशियो है। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 40 ट्रिलियन डॉलर का उधार, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ता है तो देशों को 2 काम करने पड़ते हैं, या तो उनको उधार लेना पड़ता है या अमेरिका की तरह डॉलर छापने पड़ते हैं, यानी कि करेंसी छापनी पड़ती है। जब करेंसी छपती है, अब समझिएगा इसको, ये अब मैं हिचकिचाता हूँ कई बार हार्डकोर इकोनॉमिक्स बोलने में, पर क्योंकि कई दफ़े इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जब करेंसी छापते हैं आप या आप उधार लेते हैं तो ये महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी वो अब 150 रुपये में मिलती है, क्योंकि आपके पास तो पैसा ज़्यादा हो गया, सामान तो उतना ही है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। आपने सुना होगा, आपकी जो दादी जी हुआ करती थी वो कहती थी हमारे ज़माने में तो जेब में 1 रुपया लेके जाओ और थैला भर के जो है सामान लेके आते थे, आजकल थैले भर के रुपए लेके जाओ और जेब में सामान रख के आते हैं। तो इसका ये बात कहने को ये दादी जी की बात है, परंतु ये बात बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स समझा रही है। वो ये समझा रही है कि करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। जब करेंसी की वैल्यू शालिनी गिरेगी तो सोना चांदी ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। करेंसी की गिरती हुई वैल्यू सोना चांदी की चमक को बढ़ाती है। केनिया जैसा हाल हो जाता है इकोनॉमी का, जिम्बाब्वे जैसा हाल हो जाता है। बिल्कुल, आप जिम्बाब्वे में मेरे एक मित्र थे, वहाँ पर वो रहते थे, उन्होंने मुझे सच घटना बताई। कहते हैं मुझे जब पीक पे ये जिम्बाब्वे में प्रॉब्लम आई थी तो उनका वो छोटा एक यहाँ वो होता है ना, आपने 3 व्हीलर देखा होगा जो पीछे से जिसके दरवाज़ा लगा होता है, 3 पहिए की गाड़ी होती। कहते मैं उसमें करेंसी भर के ले गया, क्या लेने के लिए? मुझे 1 ब्रेड लेनी थी और 1 लीटर दूध लेना था। जब पीक पे ये प्रॉब्लम आई तो इतनी बड़ी जाके और ब्रेड और दूध लेके आया। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी फेल हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ईरान में 1.5 मिलियन रियाल यानी कि 15 लाख रियाल का $1 हो चुका है। इस कदर सैंक्शन से ईरान की इकोनॉमी इस समय पीड़ित हो चुकी है। 90% फूड इन्फ्लेशन है ईरान में। ईरान जितनी मर्जी धमकी दे रहा है, डट के खड़ा हुआ है और बाकायदा अमेरिका को उसने परेशान किया हुआ है, पर आर्थिक रूप से ईरान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ईरान की भी करेंसी शालिनी इस समय फेल होने की कगार पे है। जब करेंसी फेल होती हैं तो सोने चांदी को वो अपने आप चमका देती हैं। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता हुआ दुनिया का भी इस तरफ इशारा कर रहा है। क्या क्या बताऊँ मैं जो सोने चांदी को ऊपर ले जा रहा है। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं वो बताते हैं राहु की दशा ये होगी, केतु की दशा ये होगी, मंगल, शनि और बृहस्पति जो 3 धीरे चलने वाले प्लैनेट्स हैं, मंगल तो नहीं, शनि, बृहस्पति और राहु, सुन के मुझे भी थोड़ा और राहु केतु ये धीरे चलने वाले प्लैनेट हैं, इनकी दशा। हमें तो ये सब आता नहीं है, हम तो सिर्फ आर्थिक पैमाने पकड़ते हैं और आर्थिक पैमाने जो इशारा करते हैं हम उस आधार पर भविष्यवाणी कर देते हैं। उनकी भविष्यवाणी अच्छा, मेरा एक अपना, मैंने अपने एक चैनल पे बोलना शुरू किया, शरद कोहली ऑफिशियल उसका नाम है। उस पर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया कि अगर आपको सोने चांदी पर एक तरफ आर्थिक विश्लेषक बता रहे हैं, एक तरफ आपको एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, और मान लीजिए दोनों अलग अलग बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मैंने उस अपने चैनल पे ये बात बोली कि जहां दोनों का समन्वय हो जाए वो मान लीजिए, यानी कि आर्थिक विश्लेषण और राहु केतु और बृहस्पति शनि की दशा अगर आपको एक जगह आके मिल जाए तो आप उसको मान लीजिए। और जहां अलग अलग चेक हो गया, ये डबल चेक कर लिया आपने। एग्जैक्टली राइट। और क्योंकि सर ने अपने चैनल का नाम आपको बता दिया, शरद कोहली ऑफिशियल, तो आपको फटाफट से जाके अभी सर्च करके सब्सक्राइब भी करना है चैनल। थैंक यू सो मच।
अब सर मुझे आप ये बताएं कि मैं केडिया एडवाइजरी की रिपोर्ट का अब यहाँ पर जिक्र करूँ। हाँ, इसके साथ मैं ये चीज़ भी बता दूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि कैसे महंगाई बढ़ती है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो रेट कट वाली बात हमेशा आती है ना, वो फेड क्यों कर नहीं पाता है, ट्रम्प क्यों दबाव बना रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी आप बखूबी समझ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में भी अभी महंगाई बड़े चरम पर हमें दिखाई दे भी रही है। अब केडिया एडवाइजरी की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने 50 ईयर पुराना डेटा अपना शेयर किया है 2026 का, इसी में उन्होंने रोड मैप भी दिया है, जिसमें वो ये जो गोल्ड की अभी थमी हुई है या गिरावट जो दिखाई दे रही है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि सोने में गिरावट आप इसको मत समझिए या क्रैश की तरह से इसको आप मत देखिए, ये सिर्फ एक करेक्शन है। आगे उन्होंने एलॉयट वेव थ्योरी दे करके इसको समझाया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं वेव 1 में हमने तेज़ी देखी, 2 में हमने तेज़ी देखी, 3 में हमने तेज़ी देखी, अभी वेव 4 चल रही है गोल्ड के अंदर, और वो ये आगे बता रहे हैं कि अगली वेव आने वाली है वेव 5, और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। टारगेट जो दिया गया है उनकी तरफ से वो $6,180 का दिया गया है। अब मैं तो सर ये एलॉयट वेव थ्योरी समझती नहीं हूँ, लेकिन आसान भाषा में मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया कि वेव 4 चल रही है और वेव 5 में भागने वाला है सोना। तो ये वेव और ये थियोरी ये कितना काम करती है और ये कितना होगा? ये एक तरीका है। केडिया मेरे मित्र हैं और मेरे साथ काफ़ी टेलीविज़न चैनल्स पे बोलते रहे, इसलिए नहीं मैं सहमत हो रहा हूँ क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, पर ये एक तरीका है, यानी कि हिस्टोरिकल प्राइसेस को प्लॉट करके उनका ट्रेंड देख के कि किस वर्ष से किस वर्ष तक पीछे सोना चांदी चढ़ा, उसको वेव कहते हैं, यानी कि एक 5 साल 7 साल का एक पीरियड था जिसमें सोना चांदी चढ़ा। तो क्योंकि पीछे ऐसे हुआ तो आगे ऐसा होगा, ये भी एक तरीका है सोने चांदी को प्रेडिक्ट करने का। पर देखिए, हर विशेषज्ञ का अपना अपना तरीका होता है एनालाइज करने का। मैं सराहना करता हूँ केडिया एडवाइजरी की, ये जो उन्होंने मेथोडोलॉजी लगाई है अच्छी है, क्योंकि आप हिस्ट्री के बेसिस पर मेरा अपना ये मानना है शालिनी के कई दफ़े हिस्ट्री मे नॉट रिपीट इटसेल्फ। वैसे कहा जाता है, कहावत होती है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पर कई दफ़े किसी किसी चीज़ में हिस्ट्री मे नॉट रिपीट, पर वेदर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, खरबूजा छुरी पे गिरा या छुरी खरबूजे पे गिरी, हमें तो मतलब यह है कि खरबूजा कटा के नहीं कटा, तो खरबूजे ने कटना कटना। यहाँ खरबूजा है सोना, तो सोने ने ऊपर जाना जाना है। केडिया एडवाइजरी की ये रिपोर्ट को हम माने वो भी सही है। किसी ज्योतिषी ने कहा आपको, आपके यहाँ ज्योतिषी भी बहुत आते रहते हैं और वो भी कहते हैं सोना बहुत बल्ले बल्ले जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, उनकी रिपोर्ट को माने, या मेरे इस विश्लेषण को जो मैंने सोने के रिश्तेदार और दोस्त इसको बुलाएं, जब सभी ये इशारा कर, अच्छा चलिए आसान कर देते हैं, जब इशारा तो सभी एक ही तरफ कर रहे हैं, छोड़िए ना केडिया एडवाइजरी की, मेरी एडवाइस और ज्योतिषी की एडवाइस, इनमें कॉमन क्या है? कॉमन बता रहे हैं कि सोना ऊपर जाएगा। तो ये तो मुझे लग रहा है आपके जो फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको 2-2 3-3 तरीके के एनालिसिस से ये पता लग रहा है। हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस जो केडिया एडवाइजरी का है, मेरा अपना आर्थिक विश्लेषण उसके आधार पर, और ज्योतिषियों के आधार पर, तीनों के तीनों ये कह रहे हैं। अभी चौथा कोई ऐसा पकड़ के लाइए जो कहे कि सोना चांदी तो आगे मिट्टी हो जाएगा, आपको तो आप तो ला नहीं पाए किसी को लेकर, तो फिर जब वो आएगा तो उस पर बात करेंगे ना, फिर तीनों लोग मिलके बैठेंगे उनके सामने और उनको काउंटर करेंगे। मुझे लगता है वॉट एवर बी द रीजन, बट गोल्ड एंड सिल्वर आर इन फॉर अ वेरी डिसेंट रन इन द टाइम्स टू कम, और मुझे नहीं लगता ये निराश करेगा शालिनी किसी को आने वाले 2 से 5 साल में। और अच्छी बात यह, पहले मैं जब लॉन्ग टर्म बात करता हूँ ना तो मैं 5 साल 10 साल 15 साल लेता हूँ, पर सोने चांदी में वो लॉन्ग टर्म बहुत ही छोटा लॉन्ग टर्म है। 2 साल 5 साल इंतजार तो करिए। असल में दिक्कत क्या है कि लोगों को ना सब्र नहीं हो रहा है कि आप बात करते हैं, वो असल में जब बार बार आप कहेंगे ना कि ऊपर जाएगा तो फिर इंतजार नहीं होता, अरे कब जाएगा, कब वो टाइम आएगा, ये तो अटका ही हुआ है, हाँ ये तो रुका ही हुआ है, कब आएगा यार, बोलते तो हो कब जाएगा। चलिए इसी बहाने वीडियो वो देखते तो रहते हैं ना कम से कम। नहीं, मैंने आपसे ये काउंटर किया भी था जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अब मुझे हम गोल्ड से शिफ्ट होके अब सिल्वर के ऊपर आते हैं, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का हम जो देख रहे हैं कि रेशियो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है। क्या मैं इसका ये अनुमान लगाऊं कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करने वाला है आगे भी? देखिए, इसको GSR कहते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये एक मैथमेटिकल प्लॉटिंग है कि गोल्ड जब यहाँ था तो सिल्वर यहाँ था, जब गोल्ड इतना था तो सिल्वर इतना था, पर मैं इस GSR को अब बहुत ज़्यादा वज़न नहीं देता हूँ शालिनी। उसके कारण है, उसके कारण ये है कि सिल्वर पिछले कुछ सालों में
सिल्वर ने ना अपना एक डबल रोल पैदा कर लिया है। अगर सिल्वर का ये डबल रोल ना होता तो मैं जीएसआर को बहुत रिस्पेक्ट करता, पर क्योंकि सिल्वर 55% इंडस्ट्रियल कमोडिटी बन चुका है और सिल्वर को रेयर अर्थ मिनरल्स में भी चाइना ने एक तरह से इंक्लूड कर लिया है, तो इसलिए मैं जीएसआर को बहुत ज़्यादा वजन नहीं देता। ये उन कई पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है ये पता लगाने का कि अगर गोल्ड इतना भाग गया है तो सिल्वर कितना और भागेगा, या अगर सिल्वर पीछे छूट गया है तो गोल्ड कितना और उसको कवर अप करेगा, या वाइस वर्सा, यानी कि सिल्वर आगे भाग गया है तो गोल्ड कितना करेगा और गोल्ड आगे भाग गया है तो सिल्वर कितना करेगा। ये एक इस तरीके से इसको देखा जाता है। तो उन कई पैमानों में से पर अकेले हम जीएसआर के बेसिस पे प्रेडिक्शन मुझे लगता है शालिनी वो उचित नहीं रहती है, खाली हम जीएसआर पे करें। पर आपने क्योंकि सिल्वर की बात करी तो सिल्वर का ये जो डबल रोल है ये सिल्वर को थोड़ा सा हट के बना देता है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और आपको मैं यहाँ जानकारी दे दूँ एक कि चाइना में आपको ये पता ही होगा शायद कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बाकी की दुनिया से हमेशा महंगी रहती हैं। उसका कारण है कि चाइना सिल्वर की क्यों महंगी रहती है, क्योंकि चाइना सरकारी लेवल पर सिल्वर को बहुत बड़े तरीके से अपने एक्यूमुलेट कर रहा है। उसको लग रहा है कि सिल्वर आने वाले समय में रेयर अर्थ मिनरल की तरह बन जाएगा, मिलेगा नहीं कहीं पर। गोल्ड इसलिए कर रहा है कि चाइना के जो परिवार हैं, ये भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला कि चाइना के परिवारों ने 504 टन पिछले साल में सोना घर में इकट्ठा किया। 1000 टन टोटल चाइना ने कंज्यूम किया, उसमें से 504 टन तो इंडिविजुअल घरों ने लेके रखा। और बाय द वे वहाँ ईटीएस में नहीं रखा, उन्होंने जाके चिप्स और कॉइन्स खरीदे। तो वहां पर इतनी ज्यादा डिमांड है कि बाकी की दुनिया से वहां महंगा मिल रहा है। दुकानों के बाहर लाइन लगी हुई थी सर लोगों के खरीदने की। मतलब उन लोगों को इतना पैशन है और इतनी फैंसी है वहां सोने को लेके, तो क्यों है आप सोच सकते हैं। अगर और देखिए आपने एक चीज नोट करी होगी, चाइना जैसा भी है जो भी है कितना ओपेक है, वहां पर पारदर्शिता नहीं है, पर चाइना कभी कभी ऐसे काम करता है चुपचाप जो कि आगे लोगों को सरप्राइज कर देते हैं। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे ये बाकी की दुनिया को ख्याल नहीं आया। चाइना ने आज अपना वर्चस्व रेयर अर्थ मिनरल्स में इस कदर जमा लिया है कि एक घुड़की दी चाइना ने उसकी शिप जब निकल रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, और ट्रंप को लगा कि भाई मुझे तो वहां जाना है, मिलने जाना है मई में इनसे, ये तो मैंने इनकी शिप फंसा दी, तो चुपचाप उसको रास्ता दे दिया कि निकल जाओ आप यहाँ से भैया, ये तो हमारा गला घोट देगा, क्योंकि अगर इसने रेयर अर्थ मिनरल्स ना भेजे तो मेरी तो सारी डिफेंस, मेरा तो पेंटागन ही मेरे पीछे पड़ जाएगा कि भाई तुम्हारा तो डिफेंस का सामान रुक गया क्योंकि उस सामान में रेयर अर्थ मिनरल्स लगते। चाइना अकेला वो देश था सर जिसने सीना ठोक के बोला कि हम ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। रशिया मदद कर रहा है वो सबको पता है, लेकिन ऐसे सीना ठोक के बोलने वाला एकमात्र देश चाइना ही दिखाई दिया। और चाइना, मैं आपको जो बात बता रहा था कि चाइना ऐसे काम चुपचाप करता है, तो चाइना की भी ये जो बाइंग है, लोगों की लाइन लगा के खरीदना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि चाइना को कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जो शायद बाकी की दुनिया को नहीं दिख रही। मुझे तो दिख रही है कि ऊपर जाने वाला है, अब तो बहुत लोगों को दिख रही है जाने वाला है, पर यहाँ पर चाइना इस बात पे हमारी स्टैंप लगाता है कि वाकई में ये चीज़ें आगे, दोनों चीज़ें ऊपर जाने वाले। तो थोड़ा सा चांदी का खेल मुझे लग रहा है यहाँ से। और चांदी का ना, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि चांदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है इंडस्ट्रियल यूज़ में, क्योंकि चांदी का रेट बढ़ने से उन चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर सेल्स है, तो अगर विकल्प मिल गया तो थोड़ी सी वो जो 55% डिमांड है वो शॉर्ट पड़ सकती है। और अगर वैश्विक मंदी ऑफिशियली आ गई तो फिर भी ये इन चीज़ों की डिमांड कम हो सकती है। तो अगर इनकी डिमांड कम हो गई तो फिर चांदी पे प्रेशर दिख सकता है। हालांकि चांदी यहाँ से भागेगी भी ज़्यादा, क्योंकि चांदी में सट्टेबाजी भी ज़्यादा होती है, सोने से ज़्यादा सट्टेबाजी चांदी में होती है, क्योंकि चांदी को आप कम पैसे लगा के ज़्यादा क्वांटिटी में। और किसी दिन मुझे नहीं पता आपने कभी पॉडकास्ट करी है डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर, करी आपने कभी? तो किसी दिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर आप पॉडकास्ट करेगा कि ये जो सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी हम बहुत बोलते हैं, सटोरिये बोलते हैं सट्टेबाजी, डेरिवेटिव, स्पेकुलेटर, पर किसी दिन आप इसको प्रॉपरली, इसको खाली इस पर करेंगे कि सट्टेबाजी कैसे की जाती है। तो सट्टेबाजी जब आप चांदी पर करते हैं तो आप थोड़ा मार्जिन दे के ज़्यादा चांदी ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको बढ़ने पर मुनाफा सोने से कई गुना ज़्यादा हो जाता है, पर यूं घाटा भी उतना ही ज़्यादा होता है, फिर दोनों तरीके से ज़्यादा होता है। तो इसलिए चांदी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि चांदी वॉलेटाइल क्यों है, क्योंकि उसमें सट्टेबाजी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए चांदी चंचल है, चांदी वॉलेटाइल है, और चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है। तो इसलिए मैं चांदी पे थोड़ा सा संकुचित रूप से बोलता हूँ। मुझे लगता है दोनों में सोना ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा ठोस है, और ज़्यादा स्टेडिली आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे नज़र आता है।
ये चांदी आउट परफॉर्म करेगी या नहीं, इसको अब मैं एक और दूसरे ढंग से आपसे पूछती हूँ, उसके पीछे वजह भी बताती हूँ। जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने बहुत ज़्यादा निवेश करना सोने में शुरू किया है, उस समय भी मैं अपने व्यूअर को कह रही थी कि पूरे विश्व में सेंट्रल बैंक जो काम कर रहे हैं वो काम हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब उनके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा मैं मानती हूँ। फिर उसके बाद अब ये खबर आई है कि चाइना ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अपना थोड़ा कम किया है और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट अपना पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब उसकी गति बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुकी है। इसीलिए मेरा ये सवाल था कि क्या खासकर सटोरियों के लिए भी, या वो लोग जो गोल्ड एंड सिल्वर में ही निवेश करते हैं, कि अगर हम ये मान के चलें, क्योंकि अभी लास्ट में आपने भी कह दिया कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी, कर सकती है, अभी इसमें शक्ति लगा हुआ है, कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि चांदी का डबल रोल मैंने आपको बताया। हाँ। तो चांदी कर सकती है और चांदी एक अलग राह पर भी चल सकती है। अभी अलग राह ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अगर मैं अपना, क्योंकि चांदी अक्सर हमने देखा है हार्ट अटैक भी दे देती है, इतना ज्यादा नीचे और ऊपर करती है, तो वो अगर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ या मेरी क्षमता है, तो क्या मैं सोने से ज्यादा चांदी में पैसा लगाऊं? मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी वो 70-30 या 80-20 वाले अपने उस पर रुका रहूंगा, क्योंकि अगर शालिनी चांदी का विकल्प निकल आया तो वो जो 55% डिमांड चांदी की है जो इंडस्ट्री में जाती है, वो डिमांड फिर टाई फिस हो जाएगी। पर चांदी क्या अभी इतना ऊपर आपको दिखाई दे रही है कि उसका विकल्प ऐसे ढूंढा जाए? ढूंढा जा रहा है। जब $400 क्रॉस कर गई थी तब तो हम मान रहे थे, लेकिन अब तो चांदी बहुत नीचे आ गई है। पर अभी भी स्पेकुलेशन हो रही है और चांदी की फोरकास्ट तो यही आ रही है ना, वो भी 4 लाख 5 लाख जाएगी। बात तो सब जगह करी जा रही है, तो इंडस्ट्री इससे चिंतित है। और अभी भी चांदी, क्योंकि चांदी जब ये ईवीज बननी शुरू हुई थी, चलिए मैं इससे कनेक्टेड आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ईवीज बननी शुरू हुई थी और सोलर सेल्स में जब ज़्यादा इस्तेमाल होनी शुरू हुई और AI डेटा इक्विपमेंट में शुरू हुई, उस समय चांदी मात्र $35-40 की थी। तो अगर आप वहाँ से लें तो यहाँ तो आज भी महंगी है, उससे डबल कीमत की है। आज भी हम $70-75 की बात कर रहे हैं और अनुमान भी यही लगाए जा रहे हैं कि ये तो फिर वापस $100, $120, $100-150 तक जा सकती है। तो इंडस्ट्री डरी हुई है, क्योंकि आप सोचिए इनके इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ गई तो हम तो ईवी सस्ती होने की बात कर रहे हैं। सोलर सेल्स अगर आप प्रचलित करना चाहते हैं तो वो सस्ते होने चाहिए, AI डेटा इक्विपमेंट सस्ता होना चाहिए आगे, और ये चांदी की वजह से महंगा हो गया। तो इंडस्ट्री में बहुत चिंता है। और मुझे जो पता लगा है कि बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने R&D डिपार्टमेंट अलग से सेटअप कर दिया है और चांदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है कि भैया इसका विकल्प ढूंढो, क्योंकि महंगी हो गई तो हमारी तो इंडस्ट्री अनवायबल हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को नज़र रखनी चाहिए उस R&D के आउटकम पर। वो R&D की आउटकम अगर कहीं से आपको सुनाई देती है कि कुछ विकल्प निकल आया, तो फिर चांदी मुझे लगता है कि एक अलग चाल चल सकती है और वहाँ पर खतरे की घंटी बज सकती है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि चांदी गिरेगी, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता कि R&D का क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ना आपको पता है ना मुझे पता है और किसी को भी नहीं पता है। इनफैक्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, जब तक वो पूरा आउटकम निकल नहीं आता उनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या निकल आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए सोने पर, भले ही सोना आपको कम रिटर्न दे, आप सोने पर ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं। आप, अगर मैं आपको थोड़ा कहूँ कि हिस्ट्री में आप जाके चेक कीजिए, क्योंकि आपका अनुभव मार्केट का हम सब में सबसे ज़्यादा है, तो क्या आज के पहले कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल ऐसा याद आता है जब सोना और चांदी इतना अनप्रेडिक्टेबल थे? देखिए, अनप्रेडिक्टेबल तो हमेशा ही थे, क्योंकि जो सोने और चांदी की कीमतों को अगर आप प्लॉट करें पिछले 30 साल की, तो उसमें वो कहाँ जाना था ये तो कभी भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। पर अब जो जितने फैक्टर्स ये इतने सारे थे, जो इतने रिश्तेदार बन के खड़े हो गए, ये पहले रिश्तेदार इतने नहीं थे। ये ज़रूर फ़र्क है पहले और अब में। जो मैंने आपको इतने सारे रिश्तेदार गिनवाए, इतने सारे रिश्तेदार पहले नहीं थे। तो पहले कम रिश्तेदार थे तो फिर भी थोड़ा सा प्रेडिक्शन आसान हो जाता था। अब रिश्तेदार इतने हो गए हैं कि सोने चांदी को लेके इतनी अटकलें लगाने लगी हैं। आप ये पहले बताइए, सोशल मीडिया पे इतना सोने चांदी की चिंतन कहाँ होता था? कहाँ चर्चा होती थी? हाँ। कभी देखे थे आपने ऐसे थंबनेल्स जिसमें सोने चांदी की ब्रिक्स बनी हुई हैं? कोई आंखें फाड़ के कह रहा है सोना 7 लाख, कोई हाँ करके कह रहा है सोना 1 लाख। देखे होंगे आपने ऐसे। तो पहले ये भी तो नहीं होता था। तो मुझे लग रहा है चर्चा भी अब ज्यादा होने लग गई है, पर निवेश भी तो अब ज्यादा हो रहा है सर। हमने देखा ETF में इतना निवेश जीवन में कभी नहीं हुआ है। जो दिखता है वो दिखता है। आप दिखा रहे हैं ना, आप दिखाएंगे तो निवेश होगा ही होगा। अब जब लोग देखेंगे, अच्छा एल्गो तो ऐसी होती है, आज मैंने अगर एक सोने चांदी का वीडियो देख लिया तो मेरी एल्गो भर जाएगी सोने चांदी से, और कहीं दूसरा देख लिया
तो फिर तो आपको सोने चांदी के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। तो हमारी कुछ हद तक एल्गोरिथम हेल्प कर रही हैं सोने चांदी के निवेश में आने पे, और इसीलिए शायद लोग आपको और हमको इस समय सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं इस समय, वो भी तो इसीलिए देख रहे हैं कि उनका शौक है, या उनके पास ऑलरेडी है, या वो लगाना चाहते हैं, या वो अपनी किसी और एसेट क्लास से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं शालिनी को सुन लें वो क्या कहती हैं तो हम उसमें लगा दें। तो ये तो देखिए, दिस इज अ चेन रिएक्शन। और इतना ज़्यादा जितनी जो दिखता है वो बिकता है, जितना ज़्यादा दिखाई देगा सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा उसमें निवेश आएगा। तो आई थिंक दैट चेन रिएक्शन इज ऑल्सो हैपनिंग। अब आखिर में 5 मिनट मुझे लगता है मैं म्यूचुअल फंड पे आपसे राय ले लूं, क्योंकि आप हमेशा ही ज़्यादा पैसा मतलब 80% म्यूचुअल फंड और अदर इंस्ट्रूमेंट में लगाने के फेवर में रहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में 20-30% ही आप बोलते हैं। वो कौन सा सेक्टर है जो आपको लगता है आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर करने वाला है? मुझे लगता है शालिनी, डिफेंस, जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, डिफेंस तो नंबर 1 पे रहने ही वाला है थोड़ी, पर कंपनी का चयन बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने जब मैं ये बोलता हूँ तो लोगों कई दफ़े गलती हो जाती है, कंपनी का चयन ठीक से नहीं होता है, या म्यूचुअल फंड का चयन, या मैं सीधा मार्केट्स पे आ जाता हूँ, आपको म्यूचुअल फंड और मार्केट में एक साथ ही ले लेता हूँ क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आई थिंक सिलेक्शन ऑफ कंपनी शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर। आपको याद होगा मैंने एक बार शादी का एग्जाम्पल दिया था, अरेंज मैरिज का एग्जाम्पल दिया था, आपको अगर याद आ रहा है, कि जिस प्रकार आप अपने जीवन साथी को चुनते हैं उसके बारे में सारी देखते हैं। अगर कंपनी को चुनने में भी आप इतनी ही ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसका बैकग्राउंड देख के, उसकी बैलेंस शीट देख के, तो FMCG, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर, स्पेस सेक्टर, और इसके अलावा आप रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स, ये 4-5 सेक्टर्स मेरे रेडार पे हैं। ऑटोमोबाइल में मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उस पर बुलिश नहीं होना चाहता, पर वो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो EVs पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं उनको आप अपने रेडार में रख सकते हैं। और कमोडिटी में जो कंपनीज डील करती हैं, खासकर ये जो मेटल कमोडिटीज़ हैं, जिंक है, लेड है, उस प्रकार की कंपनीज पे भी आप नज़र बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में नहीं जाता, मैं 4-5 सेक्टर्स में जाता। और मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं IT का क्या हुआ, क्योंकि IT को लेके तो इतनी बातें करी जा रही हैं। अभी किसी चैनल पे मैंने देखा, उन्होंने स्लोगन बनाया हुआ था, जाने कहाँ गए वो दिन IT को लेके। लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, IT को अचानक क्या हो गया ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि IT में भी कुछ कंपनीज अभी हैं जिन्होंने AI में काफ़ी काम कर रही हैं या किया है। तो ऐसा नहीं है दैट ऑल द लव इज़ बीन लॉस्ट इन IT, ऐसा नहीं है। तो अगर IT में भी आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर जाएंगे और आप कंपनी के बिजनेस मॉडल्स अगर स्टडी कर सकते हैं, तो IT आज भी आपको कुछ कंपनीज में बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न आगे मिल सकता है। पर जो मैंने 4-5 नाम लिए हैं, इन पर मैं बुलिश हूँ। ये स्टॉक मार्केट्स के लिए भी अप्लाई करता है, ये म्यूचुअल फंड्स के लिए भी अप्लाई करता है। म्यूचुअल फंड में वो व्यक्ति प्लीज़ मत निवेश करे जो 5 से 10 साल से कम का नज़रिया रख रहा है। अगर आप इससे कम का नज़रिया है तो म्यूचुअल फंड से निकल जाइए, बेच के बाहर आ जाइए। म्यूचुअल फंड वालों के लिए एक आखिरी सवाल मैं और लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के फेवर में मुझे नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में क्या मैं और मेरा व्यूवर ये समझे कि आप हमेशा लार्ज कैप के ही फेवर में होते हैं, स्मॉल कैप से फिर दूरी बना करके रखनी चाहिए? आई थिंक मिक्स एक अच्छा है। 50-30-20 के मैं चलता हूँ। 50% आपका लार्ज कैप में, क्योंकि जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी शालिनी स्मॉल कैप में मिलती है, देखिए हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये तो एक निवेश का फंडा है। तो 50-30-20, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% आपको स्मॉल कैप। बल्कि मैंने तो अब उसमें 5% माइक्रो कैप भी जोड़ा है, एक चौथा सेगमेंट भी जोड़ा है, यानी कि 50-30-15-5, यानी कि 5% माइक्रो कैप में कई गुना लोगों ने रिटर्न लिया है। जो छोटे छोटे IPOs निकलते हैं, स्टार्टअप्स के IPOs हैं, इनमें कईयों ने मैजिकल रिटर्न दिया है। 1-2 एग्जांपल्स हैं, हम नाम नहीं लेते हैं, मैं नाम ऐसे लेता नहीं हूँ, पर उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो आई थिंक अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, 50% लार्ज कैप, 30% आप रखिए मिड कैप, 15% रखिए स्मॉल कैप, 5% माइक्रो कैप्स। पर बहुत $1 बिलियन क्वेश्चन इज शालिनी दैट आई फाइंड लोग इसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पर उनकी जो चॉइस ऑफ फंड्स हैं वो कई बार गड़बड़ा जाती है। बहुत इमोशंस में आके निर्णय लेते हैं। जब आप लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं ना, तो आपको लेग वर्क, या यहाँ तो लेग वर्क इतना नहीं चाहिए होता, आपको रिसर्च बहुत चाहिए, बहुत सोच समझ के। बहुत जल्दबाजी में लोग मैंने देखा निवेश करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं।
इसी जल्दबाजी और सही निर्णय के लिए मैंने देखा है बहुत से लोग इंडेक्स फंड में भी निवेश करते हैं, तो वो कंपैरेटिवली ठीक है अगर मैं बहुत रिसर्च नहीं कर सकती तो? वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स शॉर्ट टर्म आपने पिछले 2 साल से देखा इंडेक्स का क्या हो रहा है, वही 23,000, 24,000, 25,000, फिर 24,000, फिर 26 गई, फिर 25,000, फिर 24,000। तो अब आप अगर 2-3 साल में तो आप कहेंगे पर अभी कितना टाइम बीता है? 2-3 साल। मैंने आपको बताया 5 से 10 साल। देखिए मैंने आपको पहले बताया था और मैं दोबारा इस बात को बताया था क्योंकि दोनों म्यूचुअल फंड से भी रिलेटेड है और ये स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाना ही पड़ेगा, मार्केट के पास चॉइस ही नहीं है क्योंकि और हमने इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑफ द कैमरा भी बताया था। देखिए मुझे साल बीत गया कंपनी में काम करते हुए, अब आ जाएंगे वो तो एचआर के पास मेरी सैलरी बढ़ाइए, जो वेंडर आपको सप्लाई देता है साहब पीछे से रेट बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो तो चल ही रही है, 10% से कम अप्रेजल दिया तो वो तो अगले दिन आपको कहेगा छोड़ो यार इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है। तो अब कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू उतना ही है और लोग सैलरी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वाले पैसा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, किराए वाले किराया भी बढ़ाने को कह रहे हैं और कंपनी का रेवेन्यू उतना ही है। अब मुझे बताइए कि ऐसी कंपनी कितने दिन तक सर्वाइव करेगी? तो कंपनी की लाइफ साइकिल में पहले बताया था, मैं दोबारा बताता हूं क्योंकि ज़रूरी बात है। कंपनी को या तो ऐसे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे जाएगी, और जो ऐसे जाएगी तो वो तो मार्केट से वैसे ही बाहर हो जाएगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में आपने इंडेक्स फंड की बात करी, वापस उसी पे आता हूं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन उससे सीधा संबंध रखता है। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ने ऊपर ही जाना है। लॉन्ग टर्म जोर दे के कह रहा हूँ, बोल्ड लेटर्स में कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, आप कम से कम 5 से 10 साल का नज़रिया रख के चलिए। स्टॉक मार्केट में जिसने भी वेल्थ क्रिएशन करी है, जिसने भी कमाया है, उसने लंबे वक्त में ही कमाया है। घूम फिर के आप मुझे जितने सवाल करेंगे मैं घूम फिर के फिर वही बात कहूँगा। आप मुझे इधर से पूछेंगे, उधर से पूछेंगी, सीधा पूछेंगी, काउंटर करके पूछेंगी, मैं फिर घूम के अपने इस निर्णय पर अटल हूँ कि लॉन्ग टर्म में मार्केट इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर that can be in any asset class. अब आखिरी सवाल करते करते फिर ये एक अटका हुआ सवाल है तो वो मैं आखिर में ले लेती हूँ क्योंकि हमने टेक ऑफ विद एसकेटी में ये चर्चा की कि बैंक में पैसा रखना अब बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। तो वो लोग जिन्होंने सेविंग अकाउंट में अपना इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, क्या वो सारा पैसा शिफ्ट कर सकते हैं डेट फंड में? लिक्विड फंड्स, और लिक्विड फंड मैंने इसलिए कहा क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में वही पैसा रखना चाहिए, अगर आपने नहीं रखा हुआ है तो पहली बात तो गलती की हुई है, जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत है, यानी कि आपकी महीने भर के खर्चे, इससे फालतू पैसा मत रखिए। 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में 1 साल रखने का मतलब है कि आप सुस्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अपना 50,000 का नुकसान कर बैठे हैं, 50,000 रुपये साल का नुकसान कर बैठे हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो अगर आप 1 महीने से ज़्यादा का सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं, पहली बात तो वो गलत है। और अगर ये जो माइथोस का थ्रेट आया है, एंट्रोपिक का जो नया AI टूल है जिसके बारे में वित्त मंत्री महोदया ने भी जिक्र किया है कि आपके सारे बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है बैंक में तो वैसे भी पैसा रखने, मुझे लगता है शालिनी एक मज़ेदार बात आपको कहूँ कि लोग ऐसे तो बाज आ नहीं रहे थे बैंकों में पैसे रखने से। थैंक्स टू माइथोस कि कम से कम डर के मारे निकालिए तो सही ना। बैंक वाले खुश नहीं होंगे मेरी ये बात सुन के, बैंक वाले कहेंगे यार क्या कर रहे हो, मरवा दोगे तुम तो पूरे बैंकिंग सिस्टम को, लोग पैसा निकाल के, पर क्या करें। मैं थोड़ी ना ये बात कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्रूडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने किताब लिखी है मनी मेड ईजी विच इज़ ऑन पर्सनल फाइनेंस, उसमें मैंने ये बात बोली है और वो बेस्ट सेलर बुक है बाय द वे, वो अमेजॉन बेस्ट सेलर पे आई है। तो आपको अगर पैसे को काम करवाना है तो सेविंग्स अकाउंट में उसको मत रखिए, उसकी जगह आप लिक्विड फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स आप 1 आध दिन में निकाल सकते हैं पैसा, ठीक है। सेविंग अकाउंट तो आप गए ATM पे या वो किया फ़ौरन निकल आया, उतना लिक्विड नहीं होता, पर 1 आध दिन में। और मैं शायद पता नहीं पता है, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, एक ओवरनाइट फंड्स भी होते हैं, आप ओवरनाइट फंड्स में भी पैसा रख सकते हैं, वो भी बहुत लिक्विड होते हैं, आप फ़ौरन अगले मैं समझता हूँ शालिनी अगर 1 आध दिन में पैसा निकल आता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इलिक्विड नहीं मानता हूँ, ठीक है। बैंक में तो आप फौरन ही निकालें, अब अच्छा बैंक में भी तो 3-3 दिन छुट्टी हो जाती है, फिर क्या करेंगे। अब आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, लोग ये जवाब देते हैं ऑनलाइन कर देते हैं, UPI कर देते हैं, ठीक है। लिक्विड फंड में से UPI नहीं हो सकता,
पर इतना ज़्यादा इलिक्विड भी नहीं है। तो इसलिए बैंक में पैसा रखना वैसे भी समझदारी नहीं है, और अब तो माइथोस ने बता दिया है कि बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। लेकिन ये समझदारी है कि जितनी भी बातें शरद कोहली सर ने हमारे इस पॉडकास्ट में कही है उसको कान खोल के सुनिए और उसका अनुसरण भी कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने डिटेल में हमें गोल्ड एंड सिल्वर जो कि बहुत ट्रेंड में है वो भी समझाया, मार्केट भी समझाया। थैंक यू सो मच। इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू।